सर, अरविंद केजरीवाल के यहाँ जो है क्राइम ब्रांच पहुंच गया है, डेरा डाले हुए है। कल से ही इस तरीके का ये जो मामला चल रहा है, तो क्या अब हेमंत सोरेन के बाद नंबर अरविंद केजरीवाल का भी लग जाएगा? राम प्रकाश जी, धन्यवाद। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी हम जो बैकग्राउंड है उस भूमिका को देख लेते हैं कि किस कारणवश बीजेपी की सरकार जो है ईडी के द्वारा केजरीवाल पे एक फंदा कसने की कोशिश कर रही है। चार बिंदुओं में, पांच बिंदुओं में मैं इसको खत्म करूंगा। तो पहला बिंदु यह है कि देख लेते हैं। देखिए, करप्ट जो भ्रष्टाचार के जो चार्जेस थे वो अजीत पवार पे भी लगे थे। 70 करोड़ की बात हुई थी। छगन भुजबल के ऊपर भी लगे, तो साल जेल में भी रह के आए थे। ठीक है ना? तो और उसके बाद उनकी फाइल गुम गई। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्वा शर्मा को ना केवल उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनको माफ भी किया और उनको बदले में उनको तोहफा भी मिला। अब मैं किस मुद्दों पे भ्रष्टाचार हुए थे उस पे तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मुद्दों पे बात हुई थी। तो उसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे ही ये लोग बीजेपी में मिल जाते हैं तो प्यूरिफाई हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। कोई इनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो कुछ भी निशाना लगाया जाता है भ्रष्टाचार के थ्रू, चाहे कोई घोटाला हो, कोई इश्यू हो, वो सब बराबर हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि क्या भ्रष्टाचार, कल राम प्रकाश जी, कल के प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि जो भ्रष्टाचार की रैंकिंग है उसमें भारत की जो रैंकिंग है, जो 2013 में थी 93 पे, आज फिर से 93 पे आके रुक गई है। तो यानी भ्रष्टाचार है। अब अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हैं, इस पे हम दूसरा बिंदु देख लेते हैं। ईडी सिर्फ केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी, उनको बी टीम कहा जाता है, लेकिन अगर बी टीम होते तो अभी तक तो मान चुके होते। तो ये भी एक बात समझ में आती है। अब क्या है कि राजनीति दो तरीके की भारत में चलती आ रही है, लेकिन जो पिछले दशक में जो बड़ी है वो एक तो उस तरीके की राजनीति है जहां पे आपके धर्म, आपके जाति या रेस के ऊपर की जाती है, और दूसरी जो है वर्क बेस्ड यानी परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति होती है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति को अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में, देखिए, मानना पड़ेगा, अगर कोई काम करता है तो उसको मानना पड़ेगा। 10 सालों में कितनी भी मुश्किलें हुई हों, उसके बाद पिछले 5 सालों में जो भी मुश्किलें हुई हों, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने एक परफॉर्मेंस बेस्ड, वर्क बेस्ड राजनीति करके दिखाई है। और ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं हुआ है। कांग्रेस के जमाने में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने करके दिखाया। भारत को 1990 के दशक में जब वित्तीय परेशानियां थी, उससे उभारने में उन्होंने करके दिखाया। उसी तरह से अगर हम एनडीए की सरकार, जो वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें खंडूरी जी का हम उदाहरण लें, तो उन्होंने जिस तरीके से सड़कों को भारत में एक जाल बिछाई थी, उसका फायदा आज के दिन पे हमारे देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक क्षेत्र में जो फायदा मिल रहा है उस सड़कों से, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। राम प्रकाश जी, अब क्या है कि ऐसी राजनीति जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं अखर रही है कि जहां पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के परफॉर्मेंस से लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ा है, उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुधार आया है, तो यह कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। अगर हम देखें जो इन्फ्लेशन का है, दिल्ली का 4% इन्फ्लेशन है, और बाकी बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, आप उनकी इन्फ्लेशन देख लीजिए, 6% से सब ऊपर है।
कोई नीचे नहीं है। तो इसका फायदा क्या होता है आम जनता को, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए 15 से 20 हजार का फायदा हर दिल्ली वासी को फर्क पड़ा है कहीं ना कहीं, चाहे वो शिक्षा के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, चाहे बिजली में जो फर्क आया है, बिलों में फर्क आया है, पानी के बिजली के बिलों में, यानी आम जो हाउस होल्ड है उसको फायदा हुआ है। तो इस तरीके की राजनीति से बीजेपी डरती है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो संस्थाएं हैं ईडी और सीबीआई, उनका अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है और ये किसी से छुपा नहीं है और ये हम देखते आए हैं। जैसे आपने झारखंड का भी उदाहरण दिया राम प्रकाश जी, उसी तरह से, लेकिन झारखंड में जिस तरह से फेल हुआ है, मेरा मानना है जिस तरीके से आखिरी बिंदु, 2 बिंदु है राम प्रकाश जी, उसे बोल के मैं विराम करूंगा कि जिस तरीके से झारखंड में विफल हुआ है, यहाँ पे भी विफल होने की पूरी कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। देखते हैं आगे, क्योंकि देखिए उनके पास जो एमएलए की संख्या है वो बड़ी तगड़ी है, काफी मजबूत है, तो उनको तोड़ना तो इस वक्त मुश्किल नहीं, कोशिश काफी देर से चल रही है। तीसरा बिंदु जो है, जो संविधान जो है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया है हमने चंडीगढ़ में भी देखा। और एक और चीज कि पिछले 5 सालों में अगर आप देखें कि कोई भी एक कोर्ट ऑर्डर बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बीजेपी में पूरी साफ सुथरी पार्टी है, कई किस्से और कई केसेस बाहर आए हैं, लेकिन उनके पीछे ईडी जाती नहीं। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे पास उदाहरण हैं काफी जो नजर। अब चंडीगढ़ का जो है वो सबसे रिसेंट इंफॉर्मेशन। अब आखिरी बिंदु पे मैं आता हूं कि देखिए आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में अपने आप को भारत की तीसरी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टी के रूप में अपने आप को उभार लिया है और कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि ये जहां कहीं भी मौका मिलेगा, और कई राज्यों में हमने देखा है। अब यहाँ के साउथ के एमएलए को ही देख लीजिएगा, जो सोमनाथ भाटिया, इनको अंडमान और लक्षद्वीप का इनको प्रभारी बनाया था। जिस तरीके का रेस्पॉन्स आपको उस क्षेत्र से मिला है, उसी तरह से जितने भी एमएलए आम आदमी पार्टी के बाकी राज्यों में गए हैं, उनको इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात डर लग रही है कि ये पार्टी जो है आने वाले चुनावों में काफी फर्क लाएगी। राम प्रकाश जी। राजेंद्र सर, जो सिनेरियो अभी हुआ है, विवेक देशपांडे सर ने एक बड़ा वो टर्म निकाल दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, जो पहले कुछ समय से चल रही थी, फिर अभी बीच में बंद हो गई थी अचानक से। लेकिन अब अगर इस तरीके की, क्या ये जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो सवाल मैंने विवेक सर से भी पूछा था, ये जो प्लेटफॉर्म जिस तरीके से लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है, तमाम विपक्ष के बड़े जो नेता हैं उन पर भी टारगेट में है। आप देख लीजिए, चाहे वो भूपेश बघेल से लेकर के वैभव गहलोत तक, और तमाम जो भी दूसरे जगहों जो भी जो भाजपा में नहीं है वो टारगेट पर है, और खास करके वो बड़े नेता जो इनका विरोध कर सकते हैं, उनके विरोध का असर हो सकता है, या अगर किसी भी तरीके का विरोध होता है, आंदोलन होते हैं, तो उन आंदोलनों का नेतृत्व करने में जो नेता सक्षम है, उन सारे लोगों के साथ कोई ना कोई खेल ऑलरेडी चल रहा है। वो किसी ना किसी मामले में सभी लोग जो है वो रडार पर है। और कल हम लोगों ने इस मामले में दक्षिण को लेकर के बात भी किया था काफी कुछ, कि किस तरीके से जगन मोहन से लेकर के और रेवंत रेड्डी तक सारे लोग टारगेट में हैं, ईडी के निशाने पर ऑलरेडी हैं। इन सबकी फाइलें वहां खुली हुई हैं, बंद नहीं किसी की फाइल। तो क्या कुछ लग रहा है कि दिल्ली की सरकार भी गिरा ली जाएगी सरकार, या फिर कैसे रहेगा मामला, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर इफेक्ट क्या पड़ेगा इन सब चीजों का? राम प्रकाश जी, सबसे पहली बात जो अभी देशपांडे जी ने बताई कि 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म 1 इलेक्शन का जो प्लेटफॉर्म है, रामनाथ कोविंद ने भी रिपोर्ट अपनी दे दी। मतलब आप एक देश के मतलब 70-75 साल के देश का एक पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं और वो कुछ महीनों में उसका निर्णय लिया जाएगा। अब सही कह रहे हैं देशपांडे जी, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना वो जो स्टैंडर्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो डायलॉग चलता है, मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज मैं फिर दोहराता हूं। अरविंद केजरीवाल कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं कि आपने उठाया और जेल में डाल दिया। देखिए, उनकी एंड ऑफ द डे मैग्सेसे अवार्ड विनर है।
ही हैज अ इंटरनेशनल फॉलोइंग, मतलब उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक। राजेंद्र सर, मैं जी इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या लगता है कि अभी भी इन सब चीजों की वैल्यू है? जब आपके विवेक सर साफ बात कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ मान रहे हैं, और देखिए ना, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, बताइए ना किस प्रक्रिया को जो है वो फॉलो किया गया, क्या प्रक्रिया पालन किया गया? विधानसभा अध्यक्ष से क्या इजाजत ली गई थी गिरफ्तारी के पहले? या जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या किसी प्रोटोकॉल को अब तक फॉलो किया गया है किसी भी गिरफ्तारी में, किसी भी समन में, किसी भी जांच में, किसी भी कार्रवाई में? तो ऐसे में ये क्या मायने रखता है कि वो मैग्सेसे अवार्डी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या फर्क पड़ता है? हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल राम प्रकाश जी, यहीं पे देखिए, जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, तो यहीं पे आ जाता है। विश्व गुरु आप ऐसे नहीं बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए प्रजातंत्र में एक नजर आना चाहिए कि प्रजातंत्र एक मजबूत। आज के दिन पे हम यूएस को क्यों एक विश्व गुरु मानते हैं, एक ऐसा देश मानते हैं, वहां पे जो है डेमोक्रेसी पनपी है, और वहां पे दिखाया है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफरेंसेस हो, वहां पे ट्रंप के पहले हमने ऐसा नहीं देखा था कि गद्दी कोई पकड़ के बैठा हो। इतिहास, अगर आप अंतरराष्ट्रीय इतिहास में देखें यूएस में, सिर्फ ट्रंप के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा है यूएस में। जब कभी भी कोई पार्टी जीती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिक हो, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है बहुत ही सलीके से संविधान के थ्रू हुआ है। अगर भारत में ऐसा कुछ होता है तो देखिए, जिस तरीके से यूएस में थूथू हुई थी ट्रंप की और वहां के डेमोक्रेसी की, भारत में होगा। और इसका परिणाम देखिए, अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है इतनी सुदृढ़ नहीं है, और ये डायरेक्टली लिंक्ड है। रामप्रकाश जी, आपका सवाल का सीधा जवाब ये है कि ये हमारी आर्थिक स्थिति और आर्थिक सिचुएशन पे फर्क पड़ेगा। अगर आपके संविधान से आपका देश नहीं चल रहा है, आप जो नेता विपक्ष हैं उन सबको पकड़ के जेल में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेश करता है, उनके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि भैया ये देश क्या इसी तरह से चलेगा जहां कानून बदलता रहता है? चीन आज के दिन पे अगर वहां से निवेश उठ के वियतनाम और बाकी देशों में जा रहा है, तो इसका यही कारण है, क्योंकि वहां पे लीगल सिस्टम जो था बड़ा वीक था। और ये सवाल, ये बिंदु कई बार कई अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे उठाया गया है। अब आ जाता हूं अपनी बात पे वापस की, अरविंद केजरीवाल को इतना आसान नहीं रहेगा, दो कारणों से। एक कि जो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उनकी जो जान पहचान है, जिस तरीके से राहुल गांधी की है, जिस तरीके से कुछ नेता हैं भारत में जिनका अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक छवि बनी हुई है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, दिल्ली की जनता ने उनको जिताया है। हाँ ठीक है, आप भ्रष्टाचार के हैं तो आप करिए, लेकिन इतने सालों से अगर आप कुछ चीज दिखा नहीं पाए, जाइए कोर्ट में दिखाइए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं तो अरेस्ट कीजिए। आपने मनीष सिसोदिया के बारे में आज तक कोई भी ऐसा तथ्य नहीं कोर्ट में पेश किया है। बस आप डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मानते चले जा रहे हैं, जो कि कोर्ट ने भी एक बारी टिप्पणी कर चुकी है कि जिस तरीके का आप लोग सामान हमारे सामने एविडेंस रख रहे हैं, ये तो एक मिनट भी कोर्ट में नहीं ठहर पाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात को समझते हैं, और इस बात को बीजेपी भी समझती है, तो इसीलिए इतने दिन लग रहे हैं। नहीं तो पहली बार में ईडी के समन के बाद ही उनको अरेस्ट कर लेते। लेकिन अब आखिरी एक और बिंदु बता देता हूं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, देखिए बीजेपी भी इस वक्त इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा के वो जीत पाएगी। अगर कहीं पलटा उल्टा पड़ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी इसमें असमंज में बीजेपी है, लेकिन महीने भर के अंदर ही या उससे पहले भी पता चल सकता है कि किस दिशा में भारत जाने वाला है। राम प्रकाश जी।